नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कोरबा की सबसे पहले बात करते हैं, जहां पर प्रसव पीड़ा से करा रही एक महिला ने एम्बुलेंस में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। मामला जिले के नवापारा गांव का है, जहां महिला को अस्पताल ले जाने के लिए डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची थी। एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिसके बाद मितानिनों ने एम्बुलेंस में ही बच्चे की सुरक्षित डिलीवरी करवा दी। बताया जा रहा है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और दोनों को बेहतर इलाज के लिए जटगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। एम्बुलेंस में महिला की डिलीवरी हुई। डायल 112 में किलकारी गूंजी है। मितानिन ने सुरक्षित प्रसव करा दिया और जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ बताए जा रहे हैं। फिलहाल उपचार के लिए बेहतर उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। डायल 112 में किलकारी गूंजी और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अब्दुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हो गई महिला की, क्या ज्यादा जानकारी? जी, आपको बता दूं कि डायल 112 की जो वाहन है उसमें ही महिला को ले जाया जा रहा था अस्पताल। रास्ते में ही पीड़ा बढ़ने से साथ में मितानिन भी थी डायल 112 की टीम के साथ। उसके कहने पर सुरक्षित डायल 112 की वाहन में ही सुरक्षित उसका प्रसव कराया गया और दोनों जच्चा बच्चा स्वस्थ है और उन्हें दोनों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए जटगा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल। प्रदेश के कई हिस्सों में मुसीबत की बारिश जारी है। रायगढ़, धमतरी, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, गरियाबंद में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश से इन जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। धमतरी में गंगरेल बांध लबालब हो गया। गरियाबंद में सिकासार जलाशय का गेट खोला गया। कोंडागांव में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई। काकड़ी पुल पर पानी बह रहा है। पुल पर पानी बहने से जगदलपुर कोंडागांव मार्ग बंद है। बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। भारी बारिश की वजह से रायगढ़ शहर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। जिले में लगातार बारिश से केलो नदी उफान पर है। केलो नदी के उफान पर रहने से नदी का पानी मोदी नगर, इंदिरा नगर, पंजरी प्लांट, सिद्धिविनायक कॉलोनी जैसे कई वार्डों में घुस चुका है। इसके साथ ही नदी का पानी रिंग रोड, मरीन ड्राइव में घुस चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई गांव डूब चुके हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाल रही है। केलो नदी के उफान पर रहने से रायगढ़ के साथ पुसौर, बरमकेला, सारंगढ़, खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और धर्मजयगढ़ प्रभावित हुए हैं। देखिए, जिले में लगातार बारिश हो रही है और महानदी जिले के से ही होकर गुजर रही है और काफ़ी गांव हमारे प्रभावित हैं। कल रात में भी हमने 2 गांवों को शिफ्ट किया है और कुछ ग्रामवासी हैं जो ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम शिफ्ट नहीं होंगे। उनको भी समझा बुझा के हम शिफ्ट करेंगे। इसके लिए विभिन्न स्तर पे हमने प्रयास किए हैं। पहला तो सभी गांव में नोडल ऑफिसर्स बना लिए हैं। दूसरा, राहत शिविरों की हमने व्यवस्था की है। वहाँ भोजन, पानी, दवाई, क्लोरीन छिड़काव इत्यादि के हमने निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ मवेशियों को भी सुरक्षित तौर पे गाँव से निकाला जा रहा है। 4 साल इंतजार के बाद बालोद जिले की जीवनदायिनी तांदुला जलाशय ओवरफ्लो होने की कगार पर है। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने तांदुला जलाशय को देखने के लिए दूसरे जिले से भी लोग पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचे पर्यटक तांदुला जलाशय की तस्वीरों को अपने कैमरा में कैद कर रहे हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। आपको बता दें कि 4 साल पहले तांदुला जलाशय ओवरफ्लो हुआ था। इस बार लगातार हो रही बारिश के चलते फिर ओवरफ्लो होने की कगार पर है। हाँ, डैम ओवरफ्लो हुआ है, उसको देखने के लिए आई हूँ। और भी मतलब लगभग 4 साल बाद बालोद का डैम ओवरफ्लो हुआ है। बहुत दिनों से इंतज़ार था हम लोग को कि डैम ओवरफ्लो हो और हम सब देखने के लिए आए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके और काफ़ी लोग आए हैं इस ओवरफ्लो को देखने के लिए।
आखिरकार 4 साल लंबे अंतराल के बाद में तांदुला जलाशय ओवरफ्लो हुआ है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अभी तांदुला जलाशय के किनारे मौजूद हूँ। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा कि 4 साल लंबे अंतराल के बाद में लगातार जिस तरह से बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से जो तांदुला जलाशय जो है वो ओवरफ्लो हुआ है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखा दूं एक बार कि तांदुला जलाशय किस तरह से ओवरफ्लो हुआ है। इधर भी मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में केवल बालोद जिले से ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग यहाँ पर देखने के लिए, इसको निहारने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए कैमरे में, अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में तस्वीरों को कैद कर रहे हैं इस नज़ारे को कि कितना बेहतर नज़ारा आप यहाँ पर देखे भी हैं कैमरे के ज़रिए से, तस्वीरों के ज़रिए से, कि बहुत बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर है और यहाँ पर देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। नीलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, बालोद। धमतरी में पिछले 3 दिनों से लगातार जारी भारी बारिश के कारण जिले के सभी चारों बांध लबालब हो चुके हैं। सबसे बड़े गंगरेल बांध में पूरा 100% पानी भर चुका है। बांध के सभी 14 गेट खोल दिए गए, जिससे 1.5 लाख क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। फिलहाल 1,45,000 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई है। महानदी के किनारे बसे गांवों में हाई अलर्ट है। लोगों को नदी की तरफ जाने से मना किया गया। गंगरेल के अलावा सोंडूर बांध के भी सभी 5 गेट खुले हैं। दुंधावा और मुरुम सिल्ली बांध भी लगभग पूरी तरह से भर चुके हैं। जल संसाधन विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। ऐसा 2013 के बाद पहली बार हो रहा है। इतने बड़े पैमाने में महानदी में पानी छोड़ा गया है। जिले के चारों डैम लबालब भरे हुए हैं। रविशंकर जलाशय गंगरेल डैम में करीब 98% पानी भरा हुआ है और इनफ्लो काफ़ी तेज़ी से करीब 75,000 क्यूसिक से करीब 95,000 क्यूसिक पानी का आवक हो रहा है। पानी के आवक होने से आज सुबह 5:30 बजे करीब हम लोगों ने 1 लाख क्यूबिक मीटर पानी का छोड़ा है डैम से। और निचले जो ज़िले हैं और निचले बस्तियां हैं सबको हम लोगों ने रात से ही ताकीद किया हुआ था। हमारे सारे ज़िले के इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो आपके निरीक्षण कुटीर में ही रात बिताया है और पूरी तैनाती के साथ वहाँ पर देख रहे थे। सोंडूर जलाशय भी 5 गेट खुले हुए हैं और इसके अतिरिक्त माड़म सिल्ली में 95% भरा हुआ है। धावा डैम में करीब 98% भरा हुआ है। किंतु अभी सोंडूर जलाशय और रविशंकर जलाशय से ही पानी छोड़े हैं। सोंडूर जलाशय सीधा वो सिकासार में जाती है और इधर माड़म सिल्ली और दुधावा डैम की पानी रविशंकर जलाशय में आती है, जिसके कारण रविशंकर जलाशय को हम लोग छोड़ते हैं और बाकी जो निचले बस्ती हैं निचले ज़िले में पहले से अलर्ट किया जाता है। सर, ग्रामीण इलाकों में क्या उनको उनके घरों से हटाया गया, दूसरे जगह शिफ्ट किया गया कि वहीं है? नहीं, ये पहले से करीब 1 महीना पहले आपने देखा होगा कि जुलाई में ही पानी हम लोगों ने 14 गेट खोला था, जिसके कारण पहले से ही हमने सभी आसपास के जो ग्रामीण हैं जो नदी किनारे हैं उनको ताकीद किया था। पहले से ही इनका अलर्ट करके उनके घर खाली कराई गई थी। इसके अतिरिक्त जो प्रभावित होने वाले ज़िले हैं जैसे महासमुंद है, जांजगीर है, बलौदाबाजार है, इन ज़िलों को भी पहले से हम लोग आगाह करते हैं, बताते हैं ताकि वो अपने ज़िले में अलर्ट रहे। और ये भी हमको सूचना मिली कि जो उड़ीसा का डैम है हीराकुंड बाम, वहाँ पर 21 गेट कल रात से खुले हुए हैं। इसलिए जो जांजगीर ज़िले हैं इन ज़िलों का जो टेल एरिया आएगा, पानी का जो जलभराव बैक वाटर आएगा उससे काफ़ी प्रभावित होगी। इसलिए सारे ज़िले और हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के जो प्रभावित होने वाले। कवर्धा जिले में बारिश के बीच एक दिलचस्प वीडियो सामने आया। बारिश अधिक होने से नदी का पानी तेज बहाव के साथ ही पैरावट के ढेर को बहा कर ले जा रहा है, जिससे सहसा देखने पर किसी वाहन के तेज गति से चलने का एहसास हो रहा है। आपको बता दें कि ये धान के बचे अवशेष हैं जिसे पैरावट कहते हैं। ये वीडियो जिले के पंडरिया ब्लॉक के कुंडा क्षेत्र का है। सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। कांकेर में भारी बारिश से दीवार ढहने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। 3 बेटियों सहित माता पिता की मौत हुई। कोयली बेड़ा के इरपानार में ये हादसा हुआ है। एक साथ 5 लोगों की मौत से पूरे गांव में मातम है।
उधर कोंडागांव के रांधाना गांव में झोपड़ी गिरने से मासूम सहित महिला की मौत हो गई। खेत में बनी झोपड़ी गिरने से हादसा हुआ। घटना में 4 लोगों के गंभीर होने की खबर है। सभी घायलों को फरसगांव के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फरसगांव तहसील के अंतर्गत ग्राम रान्ना में खेत में जो लाड़ी होती है उसमें वो गिरने से उसमें दबकर 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 4 अन्य लोग घायल हुए थे, जिसमें से 4 अन्य को फरसगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत सामान्य है। नर्मदापुरम में लगातार बारिश की वजह से नर्मदा नदी उफान पर है। खतरे के निशान से 4 फीट नीचे नर्मदा नदी बह रही है। बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से जल स्तर बढ़ा है। सेठानी घाट पर नर्मदा का लेवल 960 फीट हुआ, तो वहीं बारिश के हालात को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। बाढ़ राहत शिविर और डिस्ट्रिक्ट रेस्पॉन्स टीम की तैनाती की गई है। 16 अगस्त तक स्कूलों में जिला प्रशासन ने छुट्टी की घोषणा की। कलेक्टर और एसपी ने हालातों का जायजा लिया। इस समय हम नर्मदा के सेठानी घाट पर मौजूद हैं और नर्मदा का जलस्तर 960 फीट पर आ चुका है। यदि नर्मदापुरम जिले की बात की जाए तो 964 फीट जो है वो खतरे का अलार्म लेवल है और 967 जो है वो खतरे का निशान माना जाता है। यदि 967 फीट पर पानी आता है तो निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनती है। प्रशासन द्वारा राहत कैंप सहित अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। हमारे साथ नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज सिंह मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बचाने के मद्देनजर की जा रही हैं। जी सर, यदि हालत की बात की जाए तो क्या हालत? निश्चित तौर पर अभी तवा के गेट खुले हुए हैं, बारना के गेट खुले हुए हैं और बरगी के गेट भी अभी खुले हैं। बरगी का पानी यहाँ पे करीब 36 घंटे में आएगा, तो हमारी कोशिश ये है कि बरगी का पानी आने से पहले जो है बारना और तवा का पानी यहाँ से निकल जाए। इसलिए हम लोगों ने तवा से जो आउटफ्लो है उसको काफ़ी रखा हुआ है, लेकिन इनफ्लो फिर भी ज़्यादा है। तो अभी प्रयास यही है कि पानी पहले निकल जाए और यहाँ की जो निचली बस्तियाँ हैं वहाँ पर अलर्ट भी जारी किया गया है और हम लोग पूरी कैंप की व्यवस्था कर रहे हैं कि इन केस अगर शिफ्ट करने की स्थिति बनती है तो लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। सर, सेंसिटिव जोन भी बनाए हैं प्रशासन ने जहाँ पिछले 5 सालों में, किस प्रकार की यहाँ के जो निचले क्षेत्र हैं, स्पेशली जो संजय नगर है, महिमा नगर है, इन सब एरियाज़ में सेंसिटिव रहता है और कई सारे गांव हैं जो कि तवा से लगे हुए हैं, नर्मदा जी से लगे हुए हैं, जहां पर की बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। वहां पर पूर्व से ही कैंप के स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। वहां पर राहत सामग्री भी पूर्व से ही रख दी गई है, मेडिकल किट्स भी रख दी गई हैं और पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। केवल आज दिन की बात की जाए तो तकरीबन 10 फीट की बढ़ोतरी जो है वो नर्मदा के जल स्तर में हुई है। फिलहाल प्रशासन जो है वो समूची स्थितियों पर नज़र बनाए रखे हुए, पुलिस, SDRF, होमगार्ड की टीम जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। और इसी बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। कारम डैम मामले में सरकार ने एक्शन लिया है। जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। जल संसाधन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। जल संसाधन विभाग के अपर सचिव आशीष कुमार को जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ENC जल संसाधन दीपक सातपुते, संचालक बांध सुरक्षा अनिल सिंह भी समिति में शामिल है। समिति निर्माण में खामियों की विस्तृत रिपोर्ट देगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, कारम डैम मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, अब कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, अभी तक सरकार का फोकस इस बात पर था कि कारम डैम को फूटने से किस तरीके से बचाया जाए और जो गांव इसकी चपेट में आ रहे थे उनको किस तरीके से सुरक्षित बचाया जाए। लेकिन अब जबकि ये संकट टल गया है तो ऐसे में अब सरकार एक्शन मोड पर नजर आ रही है। राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए समिति का गठन कर दिया है। जल संसाधन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किए। जल संसाधन विभाग के अपर सचिव आशीष कुमार की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया है, जो मौके पर जाकर पूरे मामले की पड़ताल करेगी और इसमें कुछ एक्सपर्ट को भी शामिल किया है। ENC के जो जल संसाधन विभाग के ENC हैं दीपक सातपुते, उनको शामिल किया है। जो संचालक बांध सुरक्षा हैं उनको भी समिति में शामिल किया है। ये समिति मौके पर जाकर देखेगी कि वाकई में कहां पर लापरवाही हुई है, किस तरह की खामियां रही हैं और कौन से अफसर इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार रहे। तो ठेकेदार से लेकर अफसरों तक पर भी अब कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। सिर्फ जांच कमेटी
की अनुशंसा के आधार पर अब सरकार आने वाले दिनों में एक्शन लेगी। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। कोरबा में पुलिस ने अवैध रूप से देसी शराब बेचने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी जब्त की। ठेले में रखकर शराब की बिक्री कर रहा था आरोपी। हरदी बाजार पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेजा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। परेड का निरीक्षण करने के साथ ही परेड की सलामी भी ली। उसके बाद पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आखिरी वसीयतनामे का भी उल्लेख किया। महात्मा गांधी के आखिरी वसीयतनामे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन अभी शहरों और कस्बों में अलग अलग अपने 7 लाख गांवों के लिए सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना बाकी है। सीएम ने कहा कि जनता को राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जारी रहेगी। सीएम ने कहा कि मैंने मनरेगा को शहरी क्षेत्र से जोड़ने का प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। चिटफंड पर कार्रवाई करते हुए उनके 622 प्रतिनिधियों पर कार्रवाई की गई। चिटफंड पर कार्रवाई से मिले 18 करोड़ रुपए अब तक लौटाए गए हैं। हमने आदिवासियों के हित में पेसा कानून लागू कर दिया। उनके जल, जंगल, जमीन को लेकर निर्णय लेने का अधिकार उन्हें होगा। विकास के बंद रास्ते खोलने के लिए हमने उपाय और प्रयास किए। इसी के साथ ही उन्होंने 10,000 अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करने की भी बात कही और जन्माष्टमी से कृष्ण कुंज योजना की शुरुआत करने की बात कही और ऐलान किया। वहीं छत्तीसगढ़ी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सेल का गठन करने की बात कही। सुराजी तिहार के पावन बेरा में जम्मो सियान, दाई दीदी, संगवारी और नोनी बाबू मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई, जय जोहार। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर देश और दुनिया के सामने बापू के सिद्धांतों और विचारों के अनुरूप कार्य करने में सफल हुए हैं। लाभ का जरिया बनाने का वादा भी निभाया है। लगातार बढ़ते हुए इस वर्ष धान खरीदी 98 लाख मीट्रिक टन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची है, जो 4 वर्ष पूर्व मात्र 57 लाख मीट्रिक टन थी। धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी अब बढ़कर 21,77,000 से अधिक हो गई है, जो पहले मात्र 12,06,000 थी। इस तरह हमारे प्रयासों से धान बेचने वाले किसानों की संख्या 9,71,000 बढ़ी है। प्रदेश में धान के अलावा अन्य अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अनेक उपाय किए गए हैं। गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु हम ग्रामीण आजीविका पार्क अर्थात रूरल इंडस्ट्रियल पार्क प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन बनाना है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 के अवसर पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। नक्सली गतिविधियों से बाधित और बंद हुई 260 शालाओं का संचालन पुनः प्रारंभ किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के 9,623 युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी मैंने की है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। मुझे कतई खुशी है कि हमने आदिवासियों के हित में वर्षों से लंबित पेशा अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का काम पूरा कर इसे लागू कर दिया गया है। हमने सुधार के स्थायी उपाय किए हैं, जिसके तहत पहले चरण में 14,000 से अधिक शिक्षकों की स्थायी भर्ती का कार्य शुरू किया गया, जो अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त 10,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई है।
पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए हमने इस वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कुंज योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सभी 170 नगरीय निकायों में 226 एकड़ क्षेत्र में सांस्कृतिक महत्व के पौधों का रोपण किया जाएगा। फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सेल का गठन किया है। सिंगल विंडो पैनल सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसमें निर्माता निर्देशक को समस्त विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर अलग अलग जिलों में मंत्रियों संसदीय सचिवों ने ध्वजारोहण किया। बलरामपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने ध्वजारोहण किया। बलौदाबाजार के चक्रपाणी स्कूल ग्राउंड में संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने झंडा फहराया। मुंगेली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। रायगढ़ में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने मिनी स्टेडियम रायगढ़ में ध्वजारोहण किया। राजनांदगांव के नगर निगम स्कूल मैदान में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने तिरंगा फहराया। कोरबा के CSCB ग्राउंड में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। दुर्ग के पुलिस परेड ग्राउंड में मंत्री रविंद्र चौबे ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। सूरजपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल स्टेडियम ग्राउंड में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने ध्वजारोहण किया, जिले वासियों को शुभकामनाएं दी। सरगुजा पुलिस लाइन मैदान में मंत्री TS देव ने झंडा फहराया, परेड की सलामी ली। धमतरी के एकलव्य खेल मैदान में संसदीय सचिव शकुंतला साहू ने तिरंगा फहराया। लगातार बारिश के बीच कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कवर्धा के PG कॉलेज मैदान में मंत्री मोहम्मद अकबर ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। दंतेवाड़ा की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। दंतेवाड़ा के हाई स्कूल मैदान में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री के संदेश का उन्होंने वाचन किया। न्यायधानी बिलासपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। सुकमा जिला मुख्यालय के मिनी स्टेडियम सहित अंदरूनी इलाकों में आन बान शान से तिरंगा लहराया गया। मंत्री कवासी लखमा ने ध्वजारोहण किया, शहीद के परिजनों का सम्मान किया। कोंडागांव के विकासनगर स्टेडियम में संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। भारी बारिश में भी लोगों में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।